भाई हमारे पास चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको ईवीई ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। अब मेरे पास जो हिंदी में है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। हम नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं कि भाई सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए भाई स्वतंत्रता पता सबको क्या है। जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंस है वो एक्चुअल में क्या थी। ठीक है, देखो अगर नॉर्मल सी बात करें भाई इंडिपेंडेंस मेरे पास क्या है, तो हम उसमें बस एक बात बोलेंगे कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, मैं तुम्हें इसके आगे बताता हूँ कि भाई अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें, अपने देश के बारे में बात करें कि हमारा देश है उसकी कंडीशन कैसी थी उस टाइम। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हो रहा था, ठीक, उस टाइम हमारे देश की कंडीशन कैसी थी। सबसे पहली बात मैं तो बता दूं भाई कि जब हमारा देश कभी एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। मैंने क्या बोला कि एक जमाना ऐसा था जब क्या हमारे पास जो हमारा देश है वो सोने की चिड़िया कहलाती थी। ठीक है भाई, थोड़ा सा चला देना फिर। हाँ, उसे खोल के हाँ देना, उसे 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 खोल दो। हाँ, ध्यान दो उसे। सुनो भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अगर ना हम उस टाइम की बात करें जब हमारा जो देश है जो भारत है वो क्या है, सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक, तो मुगल आए और भी बहुत सारे मतलब कि राजा औरंगजेब वगैरह सारे सारे आए, तो उन सब ने क्या किया भाई, हमारे देश से जो भी सोना वोना लूट के लेके गए। ठीक, लेकिन उसके बाद भी ना हमारे देश के जो लोग हैं उनके पास इतनी संपत्ति थी कि जितनी मान लो पूरी दुनिया के बराबर उसकी आधी भारत के पास थी। ठीक है, इतना सोना था। फिर क्या हुआ, फिर आए ब्रिटिश। ठीक है, जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आई, जो ब्रिटेन के लोग हैं वो आए यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे अपना कंट्रोल जमाया। कंट्रोल जमाने के बाद भी वो क्या लोगों से पैसा निकलवा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए, वो हर एक तरीके में फेल हो गए। ठीक है, तो भाई इसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को। एक ब्रिटिश का इंसान था, उसने बोला था कि यहाँ पे संविधान लगा दो। ठीक है, यहाँ पे भाई जो भी पोल साइंस पढ़ता है ना, तो उसको पता लगा है भाई क्या क्या है। सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई कि हमारे पास जो है कि तुम यहाँ पे अपने संविधान बनाओ। उस इंसान ने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना उसको एक आइडिया दिया कि तुम संविधान बना दो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो, तो लोग अपने आप टैक्स देंगे। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लगाया ना उसमें हर एक पॉइंट पे टैक्स लगा दिया। जो संविधान बनाया उसमें हर एक बात पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जैसे मान लो कि तुम कच्चा माल खरीद के लेके आओगे उस पर टैक्स। ठीक है, कच्चा माल टैक्स हो गया, फिर उसको अगर तुम प्रोसेस करते हो उस पर टैक्स, मतलब कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हो उस पर टैक्स। फिर तुम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे उस पर टैक्स। ठीक है, फिर अगर उसके आगे और बात कर दे, ठीक है, तो उसमें क्या हो भाई कि तुम अगर कहीं पे सामान रख रहे हो उस पर टैक्स। ठीक, अगर तुमने उस तैयार माल को बेचा उस सेल्स पे टैक्स। सेल्स पे टैक्स के बाद क्या था भाई, जो तुम्हारे पास इनकम आई उस पे टैक्स। तो हर एक चीज पे टैक्स लगा ला के जो यहाँ के लोगों से पैसा लूटा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तरीका यही बच गया था कि भाई पैसा निकलवाने का, टोल टैक्स लगवाया, ऑक्ट्री ड्यूटी लगाई भाई, बहुत सारी ड्यूटी लगाई, बहुत सारी ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स, बोला ड्यूटी, ये टैक्स की फॉर्म में एक। ठीक है, एक तरीके से पैसा वसूला जाता था इसके अंदर भी। तो ये होता क्या था भाई, इस तरीके से पैसा वसूला। अब पैसा वसूलते वसूलते ना भाई पता क्या हुआ, यहाँ पे फिर से सोच रहे अब यहाँ पे और कैसे वसूला जाए। जब मुझे एक कॉमन सेंस लगाओ, देखो कि अगर मैं किसी देश पे राज कर लूं या फिर मानो भारत है वो किसी देश पे राज कर लूं, क्या सोचेगा। सबसे पहले सोचेगा भाई किस तरीके से उस देश की सारी संपत्ति खींच लूं। ठीक है ना, तो ब्रिटिश ने भी सेम सोचा। वो कच्चा माल हमारे देश से लेके जाते, अपने देश में तैयार करते, ठीक है, वो फिर जाके यहाँ पे लाके बेचते। पहले सारा सारा कच्चा माल खरीद लो, सस्ते माल पे खरीदते थे। हमारे देश का जो कच्चा माल है उसको बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम पे खरीदा। सस्ते दाम पे खरीदने के बाद उसको अपने देश ले गए। अच्छा, पता है जो ब्रिटेन के लोग हैं उन्होंने ट्रेन चालू की थी हमारे देश को खाली करने के लिए। ठीक, तो जो ब्रिटेन के जो लोग हैं उन सबने क्या किया, यहाँ से कच्चा माल ट्रेन में रखा और ले गए। ठीक है, फिर जाके जो पानी का रास्ता है उससे भी लेके जाने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे पता क्या, धीरे धीरे पहुंचते 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 ना बहुत सारा कच्चा माल ले गए, फिर वहां से तैयार करके यहाँ बेचने लगे। देखो यहाँ पे कच्चा माल खत्म, भारत से सारा सारा कच्चा माल खरीद लिया, और इतना सस्ता खरीदा सोच भी नहीं सकते। अगर उसको मान के चलो कि मार्केट में अगर उसकी कीमत 100 रुपए किलो है ना, तो 5 या 6 रुपए किलो खरीद लिया, इतना सस्ता खरीदा। इसको खरीदने के बाद सारा माल खत्म हो गया भारत से। जब सारा का सारा माल खत्म होगा और फिर पता है क्या हुआ, लोग तो डिमांड करेंगे ना उसकी। मैं कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ से सारा गेहूं लेके चले गए। ठीक, अब लोगों को चाहिए क्या भाई, आटा चाहिए। तो अब वो दूसरे देश से
आटा उसको पीस के पैक करा के लेके आ रहे फिर बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसको ना दुगनी कीमत पे बेच रहे थे, 100 की थी ना 200 रुपए की बेच रहे थे। तो मैं खरीदना खरीदो वरना भूखे मरो, तो लोगों को तो मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। उसके बाद ना लोग यहाँ पे और काम कर रहे थे। देखो मैंने बोला कच्चा माल का काम खत्म कर दिया पहले, इस कच्चे माल का काम खत्म करने के लिए ना उन्होंने फिर जाके और भी तरीके अपनाए, ठीक। उस तरीके में ये आया कि जो हैंडीक्राफ्ट समझते हो, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं एक तरीके से हस्तशिल्प उत्पाद जो हाथ से बनाए जाते हैं, अब उसका चलन खत्म किया उन्होंने। एक इंसान को पहले एक स्वेटर बनाने में उनको टाइम लगता था, मान लो हफ्ते भर का टाइम, ठीक है, लगातार लगे हुए हैं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने मशीन अप्लाई कर दी, मशीन लगा दी। अच्छा मुझे बताओ कि भाई तुम सब जो हो, वो बुने हुए स्वेटर तुम्हें पहनने में मजा आता है फिर जो खरीद के लाते हो वाला? खरीदा अच्छा लगता है भाई, उसका लुक थोड़ा अच्छा आता है, ठीक। तो अब यहाँ पे वही बात निकल के आई, ठीक है। क्या बात निकली भाई, कि लोगों ने देखा कि यार ये तो अच्छा लग रहा है और सस्ता भी है। हमारे देश का बना हुआ सामान महंगा था क्योंकि पूरे एक हफ्ते लग रहे हैं बनाने में उसको, एक सामान को बनाने पूरा पूरा एक हफ्ता लग रहा है। अब भाई उस एक हफ्ते को बनाने में लगा रहे हैं तो महंगा भी बिकेगा वो सामान क्या महंगा बिकेगा। लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, यहाँ से रुई खरीदी, ठीक है, रुई कपास वगैरह खरीद के अपने देश ले गए, मशीन में डाला, कपड़ा बनाया, स्वेटर बना के बेच दिया, ठीक है। अब वो जो वहां से बना के लेके आते ना, वो यहाँ के स्वेटर से काफी सस्ता था और अच्छा भी था। तो भाई इंसान की आदत है, इंसान की फितरत है, सस्ता और अच्छा चाहिए, चीप एंड बेस्ट होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे यही बातें आई, उन्होंने जो हस्तशिल्प का कार्य है वो खत्म कर दिया, ठीक। उसके बाद अच्छा किसी ने चाइना प्लेट सुनी है, जो घर में जिसकी कप बनती है, जिससे कप बनी होती है वो चाइना मिट्टी की बनी होती है, जो चीन की, हाँ वही, ठीक है, वो चाइना चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो उससे बनी होती है। अब सुनो भाई होता क्या एक्चुअल में, हमारे यहाँ पे बनते हैं कुल्हड़, समझते हो, मटकी जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, हाथ से बनते थे। अब ये चीज ना बाहर से बन के आने लगे, सेम चीज बाहर से बन के आने लगे, सस्ते बन रहे थे वो, ठीक। हमारे देश की जलोढ़ मिट्टी वगैरह थी, ठीक है, लाल मिट्टी, तो पता है एक टाइम पे हरी मिट्टी हुआ करती थी, हरी मिट्टी, काली मिट्टी, हर एक टाइप की मिट्टी थी हमारे देश में। पता है अभी भी ना बहुत सारे गांव में ऐसी मिट्टी पाई जाती है जो साबुन से ज्यादा झाग छोड़ती है वो, अगर पानी में घिस दो ना तो साबुन से ज्यादा झाग निकलता है उसमें से, ठीक है। अब सुनो, तो भाई क्या बोला मैंने, अब ये जो हमारे पास यहाँ से ना वो सारा सामान लेके गए, सारा कच्चा माल लेके गए ना, तो मानोगे नहीं मिट्टी खोद खोद के ले गए यहाँ से। हमारे देश की मिट्टी इतनी महंगी थी ना, मिट्टी ले गए यहाँ से, ठीक। और यहाँ की मिट्टी उन्होंने अपने देश में लगाई, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी की उपज इतनी तगड़ी थी ना, कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई सी मिट्टी जो है ना अगर अफीम उगा सकती है, ठीक, वो समझो कुछ भी कर सकती है मिट्टी। तो उन सब ने खूब उगाया, यहाँ पे उगा उगा के ना यहाँ से खूब सारा ले गए। वो सोच रहे भाई तो बहुत महंगा पड़ रहा है हमें, उन सब ने क्या सोचा ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, यहाँ से मिट्टी लेके जाओ अपने दे मतलब कि यहाँ से सामान पहले उगवाओ यहाँ पे, ठीक है, फिर बहुत टाइम लगेगा। उगवाने के बाद ना फिर उसको यहाँ से काट के फिर वहां ले जाओ, खराब भी हो जा रहा है रास्ते में। उन सब में से किसी एक तरीका लगा, यहाँ की मिट्टी ले जाओ। उन्होंने सोचा धरती तो लेके जा नहीं सकते, उन्होंने सोचा धरती लेके जा नहीं पाएंगे, वो मिट्टी भरने लगे ट्रेन के अंदर, चलो मिट्टी लेके। हमारे देश में कोयला निकला बहुत सारा, ठीक है, हमारे देश के अंदर कोयला निकला एनर्जी के लिए। अब उन्होंने कोयला सप्लाई मारना शुरू कर दिया यहाँ से, समझ में आ रही बात। तो देखो क्या क्या नहीं लिखे गए। अब सुनो, चलो ये सब छोड़ो, अब उन्हें ना हमारे देश की मिट्टी मैं कह रहा हूं लकड़ी पसंद आ गई, शीशम की लकड़ी, ठीक है, महंगी लकड़ी होती है काफी ज्यादा, ठीक है, और भी बहुत सारी लकड़ियां हैं, तो उनको लकड़ियां पसंद आ गई। भाई चलो ठीक है, एक बार को पहले पेड़ काट के ले जाने लगे और पेड़ की मिट्टी लेके जाने लगे, पेड़ की मिट्टी, पेड़ के जड़, वो सब ले जाने लगे। तो सोचो कितना बुरा लूटा, बस में आ रही है। लास्ट में जो भी रेशम के जो बने हुए कपड़े थे ना, जो जो भी सूत जो मतलब कि क्या बोलते हैं रुई वगैरह, ठीक है, रुई वगैरह को यहाँ से लेके जाने लगे, ठीक है, जो भी रुई वगैरह है रुई को उठा उठा के खूब सारे ले जाने लगे। फिर सोचा ये तो रुई से बड़ी दिक्कत है, उन्होंने रुई जो रुई है ना, ठीक है, उन्होंने देखा यार रुई तो इससे आ रही है, और देखा उनका पौधा भी है, वो यहाँ से जानवर भर के ले जाने लगे, फिर यहाँ से जानवर भर भर के वहां ले जाने लगे, समझ में आ रही बात। फिर सुनो, फिर उन्होंने ना एक तरीका और दिखा, मुर्गी वगैरह सबको पता है भाई ब्रिटेन में बहुत ज्यादा चिकन खाया जाता है, तो उन सबने सोचा यार चिकन यहाँ का अच्छा चिकन है, ठीक, वो यहाँ से चिकन लेके गए, ठीक, तो बोला यार तो खत्म हो जाएगी दिन में। फिर उन्होंने बनाया एस्ट्रॉयड, ठीक है,
जो बॉडी में लगाते हैं ना, इतनी सी मुर्गी 2 दिन में पूरी बड़ी हो जाती है। ठीक है, उन्होंने ये तरीका अपनाया। अब वो लेके जाने लगे यहाँ से, एक बार में उन्हें इंजेक्शन लगाया और मुर्गी ना हर बार प्रेग्नेंट है, हर बार 12-12 अंडे दे रही है बार बार। ठीक है, तो अब क्या है, अब ना वो छोटे बच्चे हुए, उन्हें बड़ा क्या, खिल जाने लगे। तो भाई इस तरीके से ना बहुत ही बुरे तरीके से लूटा। ठीक, ये बात समझ। देखो मैं सिर्फ तुम्हें टैक्स की बातें बताई थी कि सिर्फ टैक्स लगा ला के ऐसा हुआ तो उस तरीके से ले गए। फिर अगर ना और बातें करें, पहले मैंने क्या बताया भाई कि देखो अगली चीज, कुछ कुछ ऐसे काम थे जो कि जिसको बोल सकते हैं कि स्वनिहित, जो खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, अब उन काम को भी चुरा लिया लोगों ने। देखो पता तो क्यों, अगर हम खुद अपना अनाज बना के उगा के खा लेंगे तो खरीदेंगे क्यों बाहर से, नहीं खरीदेंगे ना। तो अब भाई बहुत सारे लोग जो है ना वो जमींदार के पास काम करते थे। ठीक है, जो भी जमींदार थे उनके पास काम करते थे। अब उन अंग्रेजों ने जमींदार से दोस्ती करी कि देख बात ऐसी है, मैं टैक्स देता हूँ, मैंने बात की, जमींदार तेरे को देता है नहीं, मतलब कि जो किसान है वो तेरे को पूरी पूरी देता है नहीं। ठीक, अब भाई जो अंग्रेज है ना, जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटिश सरकार है, उसने क्या करा भाई, उसने ना जमींदार से बोल दिया देख बात ऐसी है, मुझे इतना चाहिए, मुझे हमेशा इतना चाहिए ही चाहिए। मान लो कि 50 बोरी तेरे से अनाज चाहिए, तू भले किसान से कितना भी ले ले, तुझे किसान से जितना वसूलना है वसूल, तू सारा छीन ले, हमें कोई मतलब नहीं है। तो भाई उसको तो आजादी मिल गई। पहले ऐसी आजादी नहीं थी, पहले था कि जमींदार मेरे को तेरे से सामान चाहिए, ठीक है, तू आधा उसको देगा, आधा तेरे पास रहेगा। ठीक, और फिर जाके मेरे को तेरे से सामान चाहिए, ऐसे जमींदार गरीब होने लग गए। पता है किसान एक बार को पूरे रजवाड़े बनने लगे थे, किसान राजा बनने लगे थे, किसान की फौज बन गई थी पूरी, वो ताकतवर हो गए थे राजाओं से ज्यादा। फिर जाके राजा ने, मतलब कि जो ब्रिटेन के जो लोग हैं ना, जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमींदार से बोला देख भाई बात ऐसी है, तू घाटे में जा रहा है, तेरे को पता है, वो कहना हाँ पता है। और फिर मैं भी घाटा जाऊं, तेरे को ये पता होगा, कहना हाँ ये पता है। अब मैं तेरे को एक ऑफर दे रहा हूँ, मैं एक नया रूल लागू कर रहा हूँ। उन्होंने संविधान ले आए थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ले आए थे। देख मैं नया रूल लागू कर रहा हूँ, तेरे को जितना वसूलना है वसूल, लेकिन मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए। बोला ठीक है। अब जमींदार के हाथ में पावर आ गई, वो किसान से सारा छीन लेता, वो किसान से सारा का सारा छीन लेता, सिर्फ इतना छोड़ता उसके पास कि तू 1 साल राशन चला पाएगा। ठीक है, इतना छोड़ता, वो भी 2 टाइम का खाना, 1 टाइम का खाना, इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, इस कारण से ना जो जमींदार है और जो किसान है, उनके बीच में गहरी खाई आ गई। समझ लो गहरी खाई क्या होती है। ठीक है, बहुत ही अंतराल आ गया। वो था कि जो किसान है जमींदार से किलसने लगा, तू सारा छीन लेता है मेरे से, और जो जमींदार है बोला मैं छीनूंगा ही, मेरा क्या, मुझे अपना फायदा देखना है। ठीक, तो ये सारी सारी बातें हुई। अब ना इन सभी घटनाओं के बाद भाई जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस टाइम हमारे देश की स्थिति कैसी थी। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे देश की कंडीशन है भाई वो थी कैसी, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सुनो भाई, हमारे पास वही है ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषता क्या क्या बातें थी इसके अंदर। सबसे पहला मेरे पास गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, मेरे पास इसको बोलते हैं, देखो गतिहीन अर्थव्यवस्था जो मैं इसको बोलता हूँ कि जो हमारे पास, जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा स्टेजनेंट हो गई थी। स्टेजनेंट का मतलब तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा पूरी स्लो डाउन हो गई थी, चल ही नहीं रही, लूट के ले गए सारा सारा। भाई देखो, एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर हमारे देश में संसाधन नहीं है, मैंने क्या बोला, अगर हमारे देश के अंदर संसाधन नहीं है तो उससे आगे सम्मान कैसे बनेगा। मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि मान लो अगर मेरे पास गेहूं है तो मैं गेहूं को पहले पिसवाने जाऊंगा, लेकिन पिसवाने लेके जाने के लिए बैलगाड़ी वाले को खर्चा दूंगा, उठा के लेके जाएगा ना, उसकी कमाई हो गई। फिर मैं जाऊंगा किसान, वो जो पीसेगा उसके पास, ठीक है, उसकी कमाई हो गई। फिर मेरे को देगा, मेरे से थोड़े पैसे लेगा वो, देखो उसकी कमाई हो गई ना। फिर मेरे पास आटा आ गया, अब मैं पूरे गांव में सबको बांटूंगा, मतलब कि बेचूंगा। तो अब किसकी कमाई होगी भाई, मेरी कमाई हुई। उसके बाद और आगे उन्होंने और बेचा, और कमाई हुई। तो ऐसे इकोनॉमी चलती है। वो कच्चा माल ही भर के ले गए सारा, मिट्टी उठा के लेके चले गए, कैसे उपज करें। ठीक है, और वो सब अफीम की और नील की खेती करते थे, अफीम की खेती, और जो भाई नील की खेती उसकी खेती कर रहे हैं। भाई अगर अफीम की और तुम नील की खेती करोगे तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है ना, ठीक है, जो एक इस्तेमाल, जो प्रोडक्टिविटी की जो पावर है वो बहुत ही लो हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। इस कारण से कुछ किसी चीज का उत्पादन भी नहीं कर पा रहे। तो देखो अगर कुछ भी उत्पादन नहीं होगा ना,
तो ये हमारा देश पूरा पूरा स्लो हो जाता। तुम्हें पता है हमारी जीडीपी कोरोना के टाइम पे माइनस में गई थी, पता है क्यों? किसी भी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा था। अगर उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी फिर देख लो भाई अलग ही बात पड़ती है। सुनो अब थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया कि गतिहीन अर्थव्यवस्था है, कह रहे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें आप में बहुत कम, या यहाँ पे कह रहे कि भाई देखो यह अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा कम वृद्धि होती है या वृद्धि नहीं होती है, ठीक। तो उसके बाद भाई यहाँ पे और ना एक बात और है, जो ब्रिटिश सरकार ने कभी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने की कोशिश भी नहीं करी। भाई देखो एक देश कितना गरीब है या कितना अमीर है, उसमें प्रति व्यक्ति आय को देख के क्या आता है, बात समझ आ रही है? देखो कोरोना से पहले हमारे देश में प्रति व्यक्ति जो आय थी, पर पर्सन जो इनकम थी, मतलब कि मान लो जितना लोगों ने कमाया, ठीक, और जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दे, मान लो पूरे हमारे भारत के लोगों ने जितना पैसा कमाया उसको ऊपर रखा, जितने लोगों की संख्या उसको नीचे रखा, अगर डिवाइड करे थे ना तो पर पर्सन इनकम आ गई, हर एक व्यक्ति की इनकम आ गई कि भाई एक इंसान को अगर दिया जाए तो इतना मिल सकता है। इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन इनकम। तो वो जब कोरोना से पहले टाइम था ना वो 1,25,000 समथिंग था पर व्यक्ति पे। अच्छा तुम तुक्का बैठो कि आजादी के टाइम पे कैसा हुआ होगा। 300 कुछ रुपए थे, 300 कुछ रुपए, 300 कुछ रुपए। अभी मेरे पास 1,00,000 कुछ है ना, मैंने 1,25,000 का था। कोरोना के बाद ना मतलब जो अभी जो कुछ दिन की डेट है वो 91,000 कुछ हुए हैं। देखो कोरोना काल पे काफी कम हो गया था, ठीक। उसके बाद क्या 91,000 कुछ हुए। मैंने क्या बोला देखो पहले 1,00,000 मतलब वैसे ना 1.27 लाख थी कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना के अगर बात की मतलब कि अगर उसके बाद की बात करें 19-20 की बात करें तो 19-20 में 1.32 लाख हुआ। फिर उसके आगे और जो बढ़ा ना भाई कोविड के कारण से 91,481 पर व्यक्ति पड़ रहा था, बस हमारे 91,481 पर व्यक्ति पड़ रहा है। तो जब भी देखो ऐसा होता है ना कि पर पर्सन इनकम निकाल के हम देश की जो कंडीशन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि देश अमीर है कि गरीब है। अब सुनो इंग्लिश में क्या लिखा है भाई, देखो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली एज स्टैंडर्ड, मतलब कि स्टैंडर्ड इकोनॉमी है, ठीक है। स्टैंडर्ड इकोनॉमी का मतलब है कि उसका कोई स्टेज ही नहीं था, ठीक। उसके बाद भाई यहाँ पे कह रहा है कि इकोनॉमी इज वन, मतलब जो उसकी बात करते हैं स्टैंडर्ड इकोनॉमी क्या होती है, इज वन विच सो लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, ठीक है, जो ये दिखाती है कि इंसान की इनकम में ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। अब सुनो अगली बात करते हैं पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। भाई पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, मतलब कि बैकवर्ड इकोनॉमी, जो हमारे देश की जो इकोनॉमी थी बहुत ही ज्यादा पीछे थी। जैसे मान लो अभी भी ना अमेरिका की इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी हमसे काफी ज्यादा आगे है, ठीक। और नॉर्मल सी बात करें जो हमारे देश की इकोनॉमी भाई काफी ज्यादा पीछे है अभी उससे। पता लग रहा है कैसे, वहां पे हर एक इंसान के पास ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है। पता है अदर कंट्री में क्या होता है, लोग जो है अपने सीखने में पहले सारा पैसा खर्च करते हैं। अदर कंट्री में ये होता है पहले लोग अपने 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 ज्ञान को बढ़ाने में सारा पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जाकर तगड़ा पैसा कमाते हैं। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में पैसा बचाते हैं, अकाउंट में रखते हैं पैसा, बेटा कल को तू मरने वाला होगा तो काम आएगा, ऐसा होता है। पूरी जिंदगी लड़के लड़की को पढ़ाएंगे नहीं, खूब बेटा तेरे दहेज के काम आएगा, बेटा कल को तेरी बहू आएगी उसके काम आएगा। मम्मी आज से लड़कियों के जो मतलब कि जो लड़के हैं उनकी बीवी के लिए गहना जमा कर रहे हैं, बेटा तेरी ट्यूशन की फीस नहीं जाएगी इस बार, खुद कमा के दियो, ऐसा होता है। भाई देखो वैसे मेरे टाइम पे हुआ था कि चलो मेरी तो कंडीशन लगती है इस टाइम, लेकिन अभी ऐसा होता है कि लोग जो है एजुकेशन पे खर्च ना करके वो कुछ और पे खर्च कर रहे हैं। वो अलग ही मतलब घूमने चले जाएंगे वो, लेकिन ये कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख ले, बात समझ में आ रही है। तो भाई इसी तरीके से हमारा देश का पीछे जाता है, ठीक है। हमारे देश के अंदर ना प्रति 1,000 बंदे पे 4 लोग एक मान लो अच्छी स्किल वाले निकलते हैं, ठीक। और अदर कंट्री में प्रति 1,000 पे कम से कम 600 से 700 लोग स्किल वाले निकलते हैं, बात समझ आ रही है। हमारे देश में 1,000 लोग जमा करना सिर्फ 4 लोगों के पास अच्छी स्किल होगी। और अदर कंट्री में से मान लो अमेरिका और चाइना में देखिए ना तो पर मतलब कि 1,000 पे 600 से 700 निकल आते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। फिर सुनो भाई क्या लिखा इसमें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, ये बात सबको पता लग रही है। फिर
पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है। मैंने पहले बताया था वाला कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या लिखा भाई, 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 230 रुपए थी। सोचो 1947 से 1948 के बीच में यहाँ पे जो भारत में प्रति व्यक्ति जो इनकम है ना 230 थी। अगर तुम अभी से कंपेयर करोगे ना तुम्हारे प्राण बाहर आ जाने हैं। देखो इस टाइम कितनी है भाई, समझाओ। करीब पर पर्सन कैपिटल इनकम एट द भाई ये जो हमारे पास है 1.27 लाख इन 2021 2020 से 21 में हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय जो है पर पर्सन का 1.27 लाख है, 1,27,000 है। ठीक, उसके बाद भाई फिर क्या हुआ 2019 से 20 में कोरोना के कारण से थोड़ा सा कम होगा 1,32,000। ठीक, लेकिन जब कोविड और ज्यादा बढ़ा, कोविड जब और ज्यादा बढ़ गया ना इनकम, मतलब कि जब हमारे पास जो कोरोना के केस और ज्यादा बढ़े तो 21-22 के अंदर 91,481 इतनी पहुंच गई। बात में आ रही है। तो ये हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। पता लग रहा है इकोनॉमी स्लो डाउन हुई तो कितना पीछे चलेगा भाई, इस बात का कॉमन सेंस लगा लो। फिर भाई सबको बैकवर्ड इकोनॉमी के बारे में पता लगा कि क्या है इसके अंदर। सुनो नेक्स्ट मेरे पास है कृषि का प्रभुत्व, मतलब कि जो डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर है। यहाँ पे सिंपल सी बातें बता रहा हूँ। कह रहा है कि भाई जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि का आजीविका के मुख्य स्रोत के रूप में प्रभुत्व थे। भाई देश के अंदर ना ज्यादातर लोग वो खेती कर रहे थे। ठीक, अच्छा मुझे बताओ, अगर ज्यादातर लोग खेती कर रहे हैं तो कॉमन सेंस हमारा काम करे, सब तो खेती करे तो हमारे देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए। वो सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए खेती कर रहे थे, समझ रहे हो, निर्वाह खेती बोलते हैं। मैं स्टार्टिंग में वर्ड कहा था याद है, तो स्टार्टिंग मैंने एक वर्ड बताया था तुम्हें, हाँ सेल्फ कंटेंट। ठीक है, खुद के लिए सिर्फ। हमारे देश के अंदर 72% लोग जो है ना खेती में लगे हुए थे, लेकिन उसमें से ना भाई जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या है कि सिर्फ अपने लिए खेती करते थे, खुद को जिंदा रखने के लिए। लोग जाए भाड़ में, ये चीज है। तो यहाँ पे मैं कह रहा है कि परंतु सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जिसको जीडी बोलते हैं, में कृषि योगदान केवल 50% था। समझ रहे हो, देखो 72% लोग कृषि में लगे हैं, खेती में लगे हुए हैं, समझ रहे हो। 72% लोग क्या खेती में लगे हुए हैं, उसमें से 50% जो लोग हैं सिर्फ वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो बाकी के जो लोग हैं ना जो 22% वो सिर्फ खुद को जिंदा रखने की खेती कर रहे हैं। ठीक, मतलब कि एक तो इससे बोलो कि खुद के लिए सिर्फ खेती कर रहे हैं। भाई इंग्लिश की क्या लाइन लिखी है देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड इंडिया। देखो भाई उसके बाद ना ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है कि 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जो 72% जो पीपुल है, ठीक है, जो लोग हैं वो हमारे पास सिर्फ वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। लेकिन इसमें सिर्फ 50% लोग ही ऐसे थे जो कि एक तरीके से मान लो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पता है, अगर मुझे बताओ अगर भारत के लोग अभी कितनी जनसंख्या होगी, क्या 135 करोड़ बहुत पहले थी। अब मान के चलो मतलब 150-60 मान लेते हैं, ठीक है, 150 मान लेते हैं। सुनो 150 करोड़ है, अगर मानो इस 150 करोड़ लोग में से 75 करोड़ लोग बैठ जाए, कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ बैठ जाए, बताओ हमारा देश आगे जाएगा पीछे जाएगा? पीछे जाएगा। तो भाई देखो जितने लोग ना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं उससे पता लग जाता है कि भाई किस तरीके से हमारा देश ग्रो कर रहा है। अगर ज्यादा लोग हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज्यादा लोग हमारे जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई कि वो नॉर्मल सी बात है, हमारा देश आगे जाएगा। और अगर कम लोग दे रहे हैं तो हमारा देश क्या पीछे जाएगा। ये सिंपल सी बातें होती है भाई। ये किसी को बुरा सा तो नहीं लग रहा है, बोरिंग सा? सुनो, हाँ भाई नेक्स्ट मेरे पास है निराशाजनक औद्योगिकरण। भाई सुनो, यहाँ पर नॉर्मल से बस एक बात बोलूंगा, मतलब कि जो मेरे पास है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो हमारा जो देश है, ठीक है, हमारे देश के अंदर जो भी हाथ से काम करने वाले बिजनेस थे वो सारे के सारे बंद हो चुके थे। बात समझ में आ रही है? देखो पहले क्या होता था, तो देखो हुआ क्या एक्चुअल में, जहां पे 100 लोगों का काम था ना, वहां पे सिर्फ 1 लोगों का काम मिल रहा है।
जैसे मान लो कि एक घर बनाना है, ठीक है, उस घर को बनाने के लिए ना मान लो दीवार खड़ी करनी पड़ती है। उस दीवार खड़ी करने में मान लो 10 लोग एम्प्लॉय है, 10 लोग काम कर रहे हैं। अब उस 10 लोग के बदले एक मशीन ले आए जिसमें एक इंसान बैठेगा और पूरी दीवार बन जाएगी। मशीन ले गया है और पूरी दीवार बन जाएगी। अब क्या होगा भाई, उन जो जितने जो बाकी लोग उनकी नौकरी गई, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ब्रिटिश शासन से पहले, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में औद्योगिक क्षेत्र अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए काफी अच्छी तरह से जाना जाता था। देखो भाई, इंडिया के अंदर ना हाथ से बनाए हुए सामान बहुत ही महंगे महंगे बिकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश सरकार के आने के बाद ये जो हस्तशिल्प है ना, इसको बंद कर दिया गया। और जब इसको बंद कर दिया जाएगा तो भाई क्या, लोगों की नौकरी गई। पता ना कैसे बंद किया, मशीन ले आए थे, मैंने पहले कहा था, या फिर कच्चा माल यहां से लेके चले गए और दूसरे देश से बना बना के लेके आ रहे हैं। भाई तुम्हें इनके अंदर सिर्फ हेडिंग याद करनी होती है, अंदर का बना बना के लिखना होता है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या है। ठीक भाई, जो इंग्लिश की लाइन है, कह रहे प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी वाज वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट। हाँ भाई, हैंडीक्राफ्ट ये बात सबको पता है। जो इंडिया के अंदर जो भी चीज जो जो बहुत फेमस थी वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे। बट इट वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज। भाई जो ब्रिटिश पॉलिसी है उन्होंने इसको पूरी तरीके से खत्म किया, जिसके कारण से जो हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा पीछे हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है आयात पर निर्भरता है, मतलब हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। सुनो भाई, हुआ क्या, अगर सारा का सारा कच्चा माल, देखो जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश क्या है, सारा सारा कच्चा माल बाहर ले गए थे और हमारे देश में कोई सी टेक्नोलॉजी बाकी थी नहीं। बस में आ रही है, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो सारा सारा कच्चा माल बाहर ले गए, तो हमारे देश में कच्चा माल खत्म। तो हमें कुछ भी मंगवाना पड़ता था ना तो बाहर से मंगाते थे हमेशा। हमें कुछ भी मंगवाना है बाहर से मंगवाओ, सब कुछ बाहर से आ रहा था। ठीक, तो अब देखो हुआ क्या, सारा का सारा जितना, जैसे मान लो कि सिलाई मशीन हो गई तो हमारे देश में नहीं बनी। ठीक है, दवाई हो गई, मिट्टी का तेल हो गया, साइकिल, जितने भी विदेशी सामान, जितने भी सामान थे ना, वो सारे के सारे विदेश से मंगवाए जाते थे। नॉर्मल सी बात बोले भाई कि आयात पर डिपेंडेंस, आजादी के टाइम पे ना हमारे देश के लोग ज्यादातर दूसरे देश से सामान मंगवाते थे। ठीक है, इसमें दिक्कत है किसी को? फिर अच्छा भाई, जो इंग्लिश मीडियम में अगर उसकी इंग्लिश कमजोर हुई तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बोलूं बच्चों तुम्हें ये लाइन लिखी हुई है, अब तुम उसको डिटो रट्टे मारोगे, या अगर कोई पढ़ के समझ सकता है समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सुनो, अगला मेरे पास है सीमित शहरीकरण, मतलब लिमिटेड अर्बनाइजेशन है। भाई क्या होता है इसका मतलब, जो एक तरीके से बोले ना कि सिर्फ 14% जो जनसंख्या है आजादी के टाइम पे, सिर्फ 14% जनसंख्या पूरे देश की वो शहर में रहते थे और बाकी सब लोग गांव में। मतलब गांव खाली तो जा रहा, पता सबको, गांव के सारे लोग शहर में आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कुछ दिन में शहर खाली हो जाएगा, लोग गाँव जाएंगे। कोरोना के टाइम में पता है क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे सारे सारे लोग गाँव भागे थे भाई, पूरा पूरा शहर खाली हो गया था। इतने लोग भर भर के जा रहे हैं, पूरा रोड पे पैदल जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। तुम भी गाँव गए थे? अच्छा तुम, अरे यार तुम अमीर हो, तुम्हारा बिजनेस है खुद का। सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला, जो 14% जनसंख्या, सुनो भाई 1948 में सिर्फ 14% जनसंख्या ऐसी थी जो शहर में रहती थी, और जो बाकी के जो लोग हैं ना वो गांव में रहते थे। 86% लोग गांव में थे, समझ रहे हो क्या, मतलब 14%। वो क्या इंसान है ये? हाँ भाई, ये बातें क्लियर हो इसको पहले, पूरा पेज खाली हो गया। हाँ भाई सुनो, हम अगली बात करते हैं। मेरे पास जो 7th पॉइंट है वो कह रही है अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, मतलब कि सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सुनो, आजादी के टाइम पे हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना चाहिए इकोनॉमी किस तरीके से होती है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो एक होता है मेरे पास समाजवाद, ठीक है, एक होता है पूंजीवाद। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरे पास भाई देखो, इकोनॉमी हमेशा दो पार्ट की होती है, जिसको एक में बोलते हैं फ्यूडल, ठीक है, फ्यूडल बोलते हैं एक को, और दूसरे मेरे पास है कैपिटलिस्ट। तो अब सुनो होता क्या था, पता है अमेरिका के अंदर कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है। पहले समझो दोनों के अंदर क्या होता है। जो मेरे पास समाजवाद है, जो फ्यूडल जो हमारे पास है,
उसके अंदर समाज के लोगों के बारे में सोचा जाता है और उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए फिर जाके कोई सा भी डिसीजन लिया जाता है। मतलब कि बोल सकते हैं कि जितने भी डिसीजन है वो सारे के सारे सोसाइटी के फेवर में लिए जाते हैं, ठीक, जनता की भलाई के लिए जाते हैं। अगर कैपिटलिस्ट की बात कर दें, पूंजीगत अर्थव्यवस्था की बात कर दें, भाई उसके अंदर पता क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, कैसे भी कमाओ। अमेरिका के अंदर पता क्या होता है, बहुत सारे अदर कंट्री है, मैं सिर्फ अमेरिका कह रहा हूँ, बहुत सारी अदर कंट्री है, वहां पे इंसान की चमड़ी के जूते बनते हैं, क्योंकि उनको अपने देश को आगे निकालना है। पता थोड़ी ना लोगों को, पता थोड़ी ना किसी को कि बिक रहा है। बहुत सारी अदर कंट्री है भाई, एक बार पता करके देख लेना। तुम गूगल पे सर्च मारना, ठीक, मैंने कहा लो भाई, तुम गूगल पे सर्च मार देख लेना, तुम्हें सारा का सारा आसानी से पता लग जाएगा। इसमें दिक्कत आ रही है पहले किसी को? हाँ, अरे कैसी बात करो, मरे लोग ही निकालेंगे चमड़ी यार। हाँ तो मरे के तो निकालेंगे भाई, हॉस्पिटल में जो डेड बॉडी होती है ना, उनकी चमड़ी निकाल ली जाती है। भाई जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसके अंदर ऐसे ही होता है। अगर हम देखो, जिस तरीके से अदर कंट्री वाले लोग काम करते हैं ना, अगर हमारी कंट्री में करने लग जाए तो भाई हमारी कंट्री बहुत ग्रो कर जाएगी। लोग लाखों लोग मरते रोज ना, लाखों लोग मरते हैं। अच्छा सुनो, ये जो पोस्टमार्टम बोलते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है पता है किसी को? ये जो भी वर्किंग पार्ट होते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर पता है उसके बदले क्या भरते हैं? रुई। नहीं देखो, होता है एक्चुअल में ऐसा है हमारे पास, सुनो भाई देखो, अगर जो वर्किंग पार्ट है ना उसको निकालते हैं ताकि जिस इंसान को जरूरत है उसे दे दिया जाए। हाँ वही बेचा ही जाता है। भाई देखो, एक मिनट में सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला, अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई मर गया, ठीक है, उसका पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम के बाद तुमको उसकी बॉडी चेक करोगे, किसी किडनी तो नहीं निकालनी कहीं, कोई चेक करेगा? सुनो, ये बात समझ में आ रही है? तो मरने के बाद क्या होता है, अच्छा ये नहीं कि वो अगर नेचुरल डेथ हुई है उसकी पोस्टमार्टम नहीं होता, एक्सीडेंट वगैरह से हो गया, क्योंकि उसी के बॉडी पार्ट वर्किंग होते हैं। मतलब बुढ़े से लोग हैं, तुम उसकी किडनी निकालो, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? भाई सुनो, ये सारी की सारी बात तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। अच्छा भाई सुनो, उस टाइम इंडिया में क्या था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमिक्स थी। आज ही कैपिटलिस्ट, ठीक है, और आज तुम्हारे पास क्या है? जो फ्यूडल रहती, समाजवाद, बोल सकते हैं मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी थी उस टाइम। बात समझ में आ रही है? उस टाइम थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे जब तक ये चला ना, जब तक कांग्रेस चली है तब तक मिश्रित थी। अच्छा पता है कांग्रेस के टाइम पे सबको नौकरी मिलती थी, ये पता सबको? जब कांग्रेस था उस टाइम सबको नौकरी मिलती थी। ऐसा क्या रीजन था? सुनो भाई, उस टाइम ना जो पर पर्सन इनकम थी वो भी कम थी, क्योंकि जहां पे एक जने की जरूरत है 10 जने काम कर रहे हैं वहां पे। अच्छा तुम्हें रोड पे बहुत सारे झाड़ू लगाना दिखते हैं अब? बहुत सारे दिखते हैं ना? पहले ऐसे बहुत सारे थे, तुम लाइन लगा के बैठे थे तो जा रहे होते थे। जहां पे एक की जरूरत है ना, वहां पे छह छह जने लगे थे पहले। तो इसीलिए पता सबको नौकरी मिलती थी। अब क्या हुआ है भाई, जब से जो मोदी की जब से सरकार आई है, उन्होंने ऐसा किया भाई जितने की जरूरत है ना सिर्फ उतने को रखेंगे और किसी को रखेंगे नहीं। बोलो भाई, ये सारी बातें क्लियर है? नेक्स्ट क्लास से पहले इन सब के बारे में पूछूंगा मैं, उसके बाद जाके आगे कराऊंगा, ठीक है?